नमस्कार, मैं आदित्य ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म साइंस कैटलिस्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर सेमेस्टर 5, जिसका पेपर अभी हाल ही में 31 जनवरी को हुआ था। उस पेपर में जो 50 एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे, उनका एक सिंपल पेपर डिस्कशन या कह लीजिए कि पेपर एनालिसिस हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आइए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। द डिफ्यूजन ऑफ ए सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। एक अर्धपारगम्य झिल्ली के इर्द गिर्द विलायक का विसरण क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस यानी जीव द्रव्य कुंचन, एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण, इम्बिबिशन अंतःचूषण या ओस्मोसिस परासरण। एक अर्धपारगम्य झिल्ली के इर्द गिर्द जो विलायक का विसरण है वो क्या कहलाता है? बताइए जरा, क्या कहलाता है वो, अगर आप सभी से पूछा जाए तो। जो भी डी करके आया है, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर होगा परासरण यानी ओस्मोसिस। परासरण पदार्थ की उच्च विलायक की सांद्रता से निम्न विलायक की सांद्रता की ओर जो पदार्थों का जो विसरण होता है वो परासरण कहलाता है। उच्च पदार्थ की सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ की होने वाली गति, पदार्थ के कणों की होने वाली गति। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परासरण, इसका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पानी की बूंदों के रूप में नुकसान या स्त्राव क्या कहलाता है? द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड गुटेशन यानी बिंदु स्त्राव, टर्गर प्रेशर यानी स्फीत दाब, रूट प्रेशर यानी मूल दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। पानी की बूंदों के रूप में नुकसान या स्त्राव क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है कि पानी जो है वो बूंदों के रूप में निकल रहा है। ठीक है, पानी जो है वो बूंदों के रूप में पानी की हानि हो रही है, तो क्या कहलाएंगे भाई? नाम से ही स्पष्ट है, देख लीजिए। जो ए करके आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, गटेशन या बिंदुस्त्राव कि जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उन पर छोटी छोटी, उनके किनारों पर पानी जो है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है इकट्ठा होकर पानी जो है वो निकलता रहता है पत्तियों से या पेड़ से, उसकी हानि होती रहती है। तो यह क्रिया जो है वो गुटेशन कहलाती है, बिंदुस्त्राव कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। पानी का पत्तियों के किनारों पर बूंदों के रूप में जमा होकर पानी की हानि जो होती है वो बिंदुस्त्राव कहलाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अंकुरित होते समय बीजावरण निम्न कारण से फटता है। सीड कोट्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स रैप्चर ड्यू टू डिफ्यूजन यानी विसरण के कारण, एंडोस्मोसिस अंतः परासरण के कारण, इम्बिबिशन अंतः चूषण के कारण, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय स्थानांतरण के कारण। तो अंकुरित होते समय जो है, अंकुरित होते समय बीजावरण, बीज का जो आवरण वो बीजावरण कहलाता है। कोई भी सीड कोट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो बीजावरण होगा। बीजावरण निम्न कारण से फटता है। किस कारण से फटता है? ठीक है, किस कारण से फटता है? तो ये शायद क्वेश्चन जो एक या दो दिन पहले एग्जाम से एक दो दिन पहले जो क्लास ली गई थी मोस्ट क्वेश्चंस की, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सी। जिसने सी लगा के आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इम्बिबिशन यानी अंतःचूषण। ठीक है, तो बीज जो होते हैं वो जल प्रेमी होते हैं। जल प्रेमी बीज का कोई भाग, जैसे उसमें जल का प्रवेश होना, और उसके कारण ये क्या होते हैं, बीज जो होते हैं वो फूल जाते हैं। आपने सभी ने हम सभी देखते हैं कि रात को कोई भी, जैसे कि चना हो गया, चने को रात को पानी में भिगो के हमने रखा तो सुबह तक वो फूल जाता है, फूल। ठीक है ना, तो यही क्रिया होती है, इम्बिबिशन ही होता है कि बाहर से पानी का उसमें प्रवेश कर जाना, अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाना। ठीक है, जिससे कि जो इम्बिबिशन में क्या होता है कि बीज जो है उसमें पानी भर जाता है,
पानी भरने के कारण जो है उस पर उसकी भित्तियों पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से ये जो इम्बिबिशन की जो क्रिया है ये होती है। ठीक है, इसका सी होगा। इसके बाद में कौन सी प्रक्रिया मूल रोम को स्फीत बनाती है, यानी व्हाट प्रोसेस हैज मेड रूट हेयर टर्गिड। कौन सी क्रिया कौन सी प्रक्रिया मूल रोम को स्फीत बनाती है? तो इसका देखते हैं कौन सी क्रिया है। एक्सोस्मोसिस यानी बहिपरासरण, एंडोस्मोसिस आंतरिक परासरण, इम्बिबिशन अंतःचूषण या टर्गर प्रेशर स्फीति दाब। बताइए जी क्या होगा इसका आंसर, कि कौन सी क्रिया कौन सी प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया के कारण मूल रोम जो है वो स्फीत हो जाते हैं। स्फीत का मतलब है फूलना, फूल जाते हैं एक तरह से। एक लाइके जो मूल रोम होते हैं, रूट हेयर होते हैं, उनमें स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है, वो फूल जाते हैं। तो कौन सी क्रिया होती है? तो जो भी बी लगा के आया है, एंडोओस्मोसिस आंतरिक परासरण जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, आंतरिक परासरण की क्रिया के कारण जो है वो मूल रोम जो है वो फूल जाते हैं, स्फीत हो जाते हैं, यानी उनमें टर्गर प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, वो फूल जाते हैं। ठीक है, वृद्धि कर जाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। पल्विनस कहां उपस्थित होता है? पल्विनस, स्टेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पल्विनस। बताइए। लीफ बेस पर्णाधार, स्टेम यानी तना, रूट यानी जड़, और फ्रूट यानी फल। तो पल्विनस जो होता है वो कहां उपस्थित होता है? बताइए। पल्विनस कहां पर उपस्थित होता है? लीफ बेस, जो भी ए करके आया है वो बिल्कुल ठीक है। लीफ बेस यानी पर्णाधार, यानी पर्ण आधार, पर्ण आधार हो गया। ठीक है, पर्णाधार, पर्ण का आधार, पत्ती का जो आधार होता है वो पर्णाधार कहलाता है। ठीक है, पत्ती का फूला हुआ भाग, पत्ती का जो है वो फूला हुआ भाग जो है वो पर्णाधार कहलाता है। ठीक है ना, और ये ज्यादातर किन पौधों में होता है? जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे होते हैं। ठीक है, फलीदार पुल, फलीदार जो कुल होते हैं, फलीदार पौधों वाले। ठीक है, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें ये पर्णाधार जो पर्णाधार होता है वो देखने को मिलता है, और ये पल्बिनस जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में पर्णाधार इसका आंसर होगा। वो निम्न में से क्या क्लोरोफिल हरित लवक का मुख्य घटक है? आयरन लोहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हो गया, जिंक या कॉपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ए क्लोरोफिल? तो क्या होता है बताइए? आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, या कॉपर होता है? क्या होता है? एक क्लोरोफिल यानी हरित लवक का मुख्य घटक क्या होता है? जो भी बी लगा के आया है वो बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो एक क्लोरोफिल यानी हरित लवक का मुख्य घटक होता है। ठीक है, कैसे? आप सभी ने हम सभी जानते हैं कि पत्ती जो होती है वो सूखने के बाद में पीली पड़ जाती है। वो पीली क्यों पड़ती है पत्तियां? क्योंकि उसमें से मैग्नीशियम की हानि हो चुकी है। मैग्नीशियम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है। ठीक है, जब पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रही है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रही है, उसमें से मैग्नीशियम की हानि हो चुकी है, तो पत्ती पीली पड़ के सूख जाती है या झड़ जाती है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल या हरित लवक जिसको हम कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसका मुख्य घटक कहलाता है। जो भी मैग्नीशियम बी करके आया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। पौधे मृदा से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स ऑब्टेन्स देयर नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल? पौधे मृदा से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, या अमोनियम नाइट्रेट? किस रूप में ऑक्सीजन प्राप्त करते, वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ठीक है, पौधे बताइए कि इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स ऑब्टेन्स देयर नाइट्रोजन फ्रॉम दी सोइल? बताइए किससे करते हैं? नाइट्रेट या अमोनियम या नाइट्रस ऑक्साइड या अमोनियम नाइट्रेट?
इसका आंसर होगा ए। नाइट्रेट से जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। पौधे मृदा से नाइट्रेट के रूप में NO3 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 माइनस, ये नाइट्रेट है, NO3 माइनस, इसके रूप में पौधे मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो ए लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, भारी धातुओं का पौधों पर किस प्रकार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी हाउ डू हैवी मेटल्स अफेक्ट्स द प्लांट्स एडवर्सली, ठीक है। अफेक्ट ए होगा अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव, अफेक्ट ग्रोथ वृद्धि पर प्रभाव, अफेक्ट मूवमेंट गति पर प्रभाव, या अफेक्ट डोरमेंसी सुप्तावस्था पर प्रभाव। तो जो भारी धातु हैं वो पौधों को किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालती हैं, क्या होगा इसका आंसर बताइए। मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव, जो भी ए लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव, जो पौधे की मेटाबॉलिक गतिविधि है, यानी वो एंजाइम की गतिविधि को रोक देता है, ठीक है, एंजाइम्स को बाध्य कर देता है। पौधे की जो चयापचयी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, उनको रोक देता है, एंजाइम की क्रिया को बिल्कुल पूरी तरह से रोकने का काम करती हैं ये। तो ये हो जाएगा अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म चयापचय वाली क्रियाओं पर प्रभाव जो है भारी धातुएं डालती हैं, जिससे कि पौधे पर या पौधे की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा अफेक्ट मेटाबॉलिज्म। इसके बाद में आगे चलते हैं, नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण क्या कहलाता है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया और नाइट्रोजिनस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन आत्मसात, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रिफिकेशन, या नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण, क्या कहलाता है बताइए। नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण क्या कहलाता है बताओ। जो भी बी लगाकर आया है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि एक जैविक प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि एक जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया या और नाइट्रोजनी यौगिकों में, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब है कि बदलना, ठीक है। वो क्या किसके द्वारा होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा होता है, जो कि एक तरह की जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना भाई, जैविक प्रक्रिया होती है, देख लीजिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, जो बी लगाकर आया है इसका आंसर वो पूरी तरह ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, गैर फलीदार पौधों की जड़ों पर, गैर फलीदार पौधों की जड़ों पर नाइट्रोजन फिक्सिंग मॉड्यूल किसके द्वारा निर्मित होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। जो गैर फलीदार पौधे होते हैं या कहा गया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग मॉड्यूल किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, फ्रैंकिया या बेजरनिकिया, ये जीवाणुओं के नाम हैं, ये सारे जीवाणुओं के नाम हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा होती है भाई, आप सभी के सामने एक आंसर, एक ऑप्शन ये दे रखा है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनोसी, नॉट गैर, ठीक है, नोट गैर, गैर नहीं, सिर्फ फलीदार पौधे जो होते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं, उनमें तो राइजोबियम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग मॉड्यूल जो होता है वो राइजोबियम होता है,
ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है गैर फलीदार पौधे यानी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये नया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये कौन करता है, फ्रेंकिया। जो सी लगाकर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। फ्रेंकिया जो है वो गैर फलीदार पौधों की जड़ों पर नाइट्रोजन फिक्सिंग मॉड्यूल जो है वो निर्मित करता है, ठीक है ना। तो फ्रेंकिया एक तरह से ये जीवाणु का नाम होता है, एक बैक्टीरिया होता है फ्रेंकिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जिनका सी लगा के आए हैं। अगला क्वेश्चन, अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों से कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक जैसे अमीनो अम्ल का बनना क्या कहलाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड एक्स। एक तरह से ये एक परिभाषा दे रखी है, एक परिभाषा दे रखी है कि अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों से कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक जैसे अमीनो अम्लों का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का बनना क्या कहलाता है, अकार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थों से कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थों का बनना क्या कहलाता है, नाइट्रोजनस एसिमिलेशन, नाइट्रोजन सांगीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो भी बच्चा ए करके आया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो ए करके आया है वो बिल्कुल ठीक है। कहां गया, हाँ ये रहा, ए करके आया है वो बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन स्वांगीकरण, ठीक है ना भाई, नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो है इसका आंसर होगा, नाइट्रोजन एसिमिलेशन इसका आंसर होगा। अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों से, अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक कैसे हो गए, कौन कौन से हो गए जो अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक हैं, अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक हो गए जैसे से होगी अमोनिया हो गई NH3, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे तो अमोनिया हो गई NH3, अमोनिया के बाद में क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट हो गया। तो इनसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इनका जो है कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि अमीनो अम्ल, जैसे कि अमीनो अम्ल में रूपांतरण जो है वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। जो ए लगा कर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, NO2 माइनस का NO3 में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताइए। कन्वर्जन ऑफ NO2 माइनस टू NO3 माइनस इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम। ये सभी बैक्टीरियाओं के नाम है भाई, ये सारे जितने भी ऑप्शन आपके सामने चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये बैक्टीरिया के नाम हैं, ठीक है ना भाई, ये बैक्टीरिया के नाम आप सभी के सामने दिए हुए हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि हमको बताना है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, इसको हम नाइट्राइट कहते हैं और इसे हम नाइट्रेट कहते हैं, ये नाइट्रेट है, ठीक है। दो चीजें आप सभी के सामने दे रखी हैं, एक तो हो गया नाइट्राइट NO2 माइनस और एक हो गया नाइट्रेट NO3 माइनस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, कौन जो है इनमें से, इन ऑप्शंस में से, इन जीवाणुओं में से कौन सा जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करता है। तो जो भी सी जो है वो लगाकर आए हैं, सी ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक होगा। नाइट्रोबैक्टर जो है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम सी यानी नाइट्रोबैक्टर ये हो गया, ठीक है ना। नाइट्रोबैक्टर इसका आंसर होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दो चरणों में ये क्रिया होती है, अमोनिया, अमोनिया से किसी जीवाणु की उपस्थिति में, किसी विशिष्ट जीवाणु, कोई स्पेसिफिक जीवाणु जो होता है, स्पेसिफिक जीवाणु है वो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, ठीक है, नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद में
ये नाइट्रेट जो है, ये नाइट्राइट जो है उसे ये नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद में आगे चलते हैं। Splitting of N2 molecule into free nitrogen atom in biological nitrogen fixation is carried out by जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन अणु को स्वतंत्र नाइट्रोजन परमाणु में तोड़ा जा सकता है। बताओ भाई किसके द्वारा? हाइड्रोजिनेज एंजाइम, डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम या नाइट्रोजिनेज एंजाइम, किसके द्वारा जो है वो तोड़ा जा सकता है? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन अणु को स्वतंत्र नाइट्रोजन परमाणु में तोड़ा जाता है। वो तोड़ने का काम कौन करता है? या तो हाइड्रोजिनेज करेगा, या डाई नाइट्रोजिनेज करेगा, या नाइट्रेट रिडक्टेज करेगा, या नाइट्रोजिनेज करेगा। बताओ कौन करता है, बताइए। डी, इसका आंसर होगा डी। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है एक तरह से प्रोकैरियोट है ये, एक प्रोकैरियोट होता है ये डी जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन अणु को स्वतंत्र नाइट्रोजन परमाणु में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे चलते हैं। Which of the following protects nitrogenase enzyme from oxygen within the रूट नोड्यूल? मूल ग्रंथिका जो होती हैं, ठीक है, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में जो पाई जाती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं जिन्हें हम मूल ग्रंथिका रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, मूल ग्रंथिका या रूट नोड्यूल्स कहते हैं। वो जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में पाई जाती हैं, जड़ों में, उनमें उपस्थित नाइट्रोजिनेज एंजाइम को निम्न में से क्या सुरक्षित रखता है? कौन जो है वो इनमें से क्या सुरक्षित रखता है? लैग हीमोग्लोबिन, कैटालेज, एमाइलेज या नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, कौन सुरक्षित रखता है? बताइए। रूट नोड्यूल्स को कौन सुरक्षित रखने का काम करता है? जो भी ए लगाकर आया है ना, लैग हीमोग्लोबिन, वो बिल्कुल सही है। जो लैग हीमोग्लोबिन लगा के आया है वो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर होगा लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन जो होता है वो मूल ग्रंथिका को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसके बाद में एक तरह से ये ऑक्सीजन बाध्यकारी होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन बाध्यकारी पदार्थ होता है। ऑक्सीजन बाध्यकारी पदार्थ ये कहलाता है लैग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाध्यकारी पदार्थ कहलाता है। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरा नाम हम इसका कह सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। किस वर्ण, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये शायद जो मैंने वीडियो कराई थी, जो क्लास ली थी आपकी मोस्ट क्वेश्चंस की, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा कि किस वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? जो लाल लाल टमाटर सब्जी मंडी में से आप लेकर आते हो, वो किस कारण से, किस वर्णक की वजह से जो है वो लाल लाल हमें दिखाई देते हैं? हरे भी आते हैं, कई लोग बोलेंगे हरे भी होते हैं ना, पकने के बाद भाई लाल हो जाते हैं। तो लाल किस कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। फाइकोबिलिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन के कारण होता है? ठीक है, क्लोरोफिल तो हरे रंग का होता है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, रॉन्ग। इसके बाद में हीमोग्लिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है भाई, एनिमल्स में, मनुष्यों में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन तो हो गया ह्यूमंस का। अब बचा फाइकोबिलिन और लाइकोपिन। फाइकोबिलिन नहीं होता, फाइकोबिलिन भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम बचा लाइकोपिन। लाइकोपिन जो होता है वो इसका आंसर होगा। जो सी लगाकर आई है वो बिल्कुल ठीक है। लाइकोपिन जो होता है वर्णक, उसके कारण टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। और ये लाइकोपिन जो है वो चटक लाल रंग का, चटक
लाल रंग का कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है। चटक लाल रंग का कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है, लाइकोपिन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रकाश शोषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम इसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम में होता है। राइबोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक में होता है? बताइए प्रकाश शोषण जो है वो होता कहाँ है? ये मोस्ट क्वेश्चंस की कराई हुई वीडियो क्लास में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रकाश श्वसन जो है वो कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह होता है। तो जो भी बच्चा ए लगाकर आया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, वो बिल्कुल ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में जो है वो प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया पाई जाती है या होती है, ठीक है। कहां से शुरू होगी? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से ये शुरू होती है। क्लोरोप्लास्ट से ये जो है प्रकाश शोषण की क्रिया स्टार्ट होती है। परोक्सिसोम्स में, परोक्सिसोम जो होते हैं उनमें ये सेकंड नंबर पे होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट से होती होती शुरू होती होती परोक्सिसोम पर आ जाती है और परोक्सिसोम से जो ये पूर्ण होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। इसकी जो अंत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आकर ये पूर्ण रूप से क्रिया करती है और फिर समाप्त हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो क्लोरोप्लास्ट, एंडिंग पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या उपयोग है? प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या उपयोग है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन दाता के रूप में ऑक्सीजन डोनर, हाइड्रोजन दाता के रूप में यानी हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दाता O2 एंड H2 डोनर, या कोई नहीं? बताइए, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या उपयोग है? वही जल जो है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डोनर दोनों होता है। जो सी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है, यानी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीजन भी देगा और हाइड्रोजन भी देगा। यानी H2O के अणु जो होते हैं वो पूरी तरह टूट जाते हैं। H2O के जो अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह टूट जाते हैं। 17वें का आंसर होगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दाता O2 एंड H2 डोनर के रूप में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। जल के प्रकाश अपघटन में कौन सा आयन प्रयुक्त होता है? विच आयन इन्वॉल्व्ड इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था कि क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक जो है या क्लोरोप्लास्ट का जो महत्वपूर्ण घटक जो है वो तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। कहीं दिख रहा है का मैग्नीशियम आयन? बिल्कुल दिख रहा है, तो मैग्नीशियम आयन ये लो। कॉपर आयन, आयरन या फिर मोलिब्डेनम? क्या होगा? मैग्नीशियम आयन जो है इसका आंसर पूरी तरह ठीक है, मैग्नीशियम आयन। जल के प्रकाश अपघटन में महत्वपूर्ण आयन का काम करता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना भाई। मैग्नीशियम आयन इसका आंसर हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? What is the source of oxygen released in photosynthesis? जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो ऑक्सीजन है मुक्त होती है उसका स्रोत क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2O जल हो गया, CO हो गई, या फिर C6H12O6 हो गया। बताइए क्या होता है? तो जो भी बच्चा बी यानी H2O लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। H2O प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो H2O होता है। इधर इस क्रिया में जो H2O होता है जो कि जल होता है वो पूरी तरह उसका विखंडन हो जाता है। उसके अणुओं का विखंडन यानी जल के अणु टूटते हैं इसमें, ठीक है भाई। जल के अणु इसमें टूटते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। एटीपी का पूरा नाम, मोस्ट क्वेश्चंस की क्लास में कराया था एटीपी का पूरा नाम और इंपॉर्टेंट भी लगवाया था। लीजिए आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी? एटीपी जो है ऊर्जा संग्रहण का काम करता है या ऊर्जा हस्तांतरण का काम करता है एटीपी जो होता है, ठीक है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? एडिनो
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तो एएमपी हो गया, गलत है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी हो गया, ये भी गलत है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम कहलाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, श्वसन में कितने एटीपी का लाभ होता है? सो हाउ मेनी एटीपी आर गेन्ड बाय इन रेस्पिरेशन? श्वसन में, ये क्वेश्चन भी शायद उस क्लास में बताया था कि श्वसन में कितने एटीपी का लाभ होता है। 38, 35 यानी 35, 40, 40 या 45? 45 बताइए, एटीपी कितने एटीपी जो है वो बनते हैं बताइए। तो जो भी बच्चा ए लिख कर आया है 38, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है, उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है ना भाई, 38 एटीपी जो हैं वो बनते हैं। इसमें क्या होता है, 2 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे। ठीक है, 2 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे। इसके बाद में 2 एटीपी इसमें क्रेब्स साइकिल में बनेंगे। दो एटीपी क्रेब्स साइकिल में बनेंगे। और इसके बाद में बाकी बचे कितने, 34 एटीपी जो हैं वो बनेंगे ईटीएस, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, 38 एटीपी जो होते हैं वो बनते हैं श्वसन में। एटीपी, श्वसन में कितने एटीपी का लाभ होता है? 38 एटीपी इसमें बनते हैं। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे, 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल में बनेंगे, और बाकी बचे 34 एटीपी जो हैं वो ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनते हैं। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 38। आगे चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी क्या होती है? जो ग्लाइकोलाइसिस है एवं क्रेब्स चक्र है, व्हाट इज दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल? CH3 COOH, C6H2O2, स्टार्च या एसिटाइल को ए, या को ए एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, बताओ। जो डी लगाकर आया है एसिटाइल को ए, वो बिल्कुल ठीक है। ये एसिटाइल को ए जो है वो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसकी क्रिया में, उस साइकिल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में और क्रेब्स साइकिल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उनके बीच की, उनको जोड़ने की कड़ी का कार्य करता है एसिटाइल को ए। इसके बाद में आगे चलते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, केल्विन साइकिल या उपरोक्त सभी? नेम द फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, क्या कहलाती है? बताइए, क्या कहलाते हैं? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल क्रेब्स साइकिल कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी या केल्विन साइकिल कहलाएगी, उपरोक्त सभी कहलाएगी? बताओ। जो भी बच्चा बी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है।
पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है, और ये किस साइकिल में होता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ होता है भाई? वेयर डज क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन ए सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, केंद्रक या कोई नहीं? कहाँ होता है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। या प्रकाश श्वसन हम कहें, प्रकाश श्वसन की क्रिया कहाँ थी? प्रकाश श्वसन की क्रिया कहाँ हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आ जाएगा। क्लोरोफिल भी दे रखा है, केंद्रक तो नहीं है, क्लोरोफिल भी दे रखा है, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका को देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन गुणांक ये आया था, ये जो 2 दिन पहले जो क्लास ली गई थी मोस्ट क्वेश्चंस की, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह छपा हुआ था। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट? आरक्यू इज, श्वसन गुणांक क्या होता है? श्वसन में मुक्त CO2 बटा या मुक्त ऑक्सीजन। श्वसन में मुक्त ऑक्सीजन या मुक्त CO2, ए और बी दोनों या कोई नहीं? बताओ। तो ये हो जाएगा श्वसन ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। श्वसन में मुक्त CO2 का अनुपात मुक्त ऑक्सीजन का अनुपात जो है के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, श्वसन में मुक्त CO2 आर क्यू बराबर ये हो जाएगा CO2 मुक्त बटा ऑक्सीजन मुक्त। ठीक है, CO2 मुक्त बटा ऑक्सीजन मुक्त, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में आगे चलते हैं। ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी? ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है? ATP कहलाती है, ADP कहलाती है, NADP कहलाती है, या CH3COOH कहलाती है? बताइए। ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है? जो भी ए लगा कर आया है वो बिल्कुल ठीक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा हस्तांतरण करने का काम करता है, और साथ ही साथ में ऊर्जा की मुद्रा भी ये कहलाती है, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में NADH2 के एक अणु से कितने ATP बनते हैं? भाई जो वीडियो या क्लास देखकर गया था उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल था, हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2? मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करवाया था। 2 होते हैं, 1 होता है, 3 होते हैं, या 4 होते हैं? बताइए। जो भी 3 लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, NADH2 के एक अणु में, NADH2 के एक अणु से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP के अणु बनते हैं। ठीक है, 3 ATP। इसके बाद में आगे चलते हैं। भीगे हुए बीजों का तापमान क्यों बढ़ जाता है? भीगे हुए बीजों का जो तापमान है वो क्यों बढ़ जाता है? Why does temperature of soaked seeds increased? ठीक है, श्वसन के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण, फोटोलाइसिस के कारण, या सभी के कारण? जो भी इसका आंसर ए लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो एक तरह से ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी, ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और ऊर्जा जब बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ जो श्वसन के कारण है, बीजों का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ऊष्मा जो है, क्योंकि वो ऊष्मा जो है वो बढ़ने का काम करती है, ऊष्मा बढ़ने का काम करती है। ठीक है, एक तरह से रेस्पिरेशन इसका आंसर होगा। भीगे हुए बीजों का तापमान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनका जो ऊष्मा है वो भी बढ़ जाती है, ऊष्मा जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं।
स्वपोषी पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? जो पौधे अब स्वयं अपना भोजन बना लें वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। विच पिगमेंट इज फाउंड इन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स? जो पौधे ऐसे यानी समस्त पौधे ही हो गए, एक तरह से इस संसार के समस्त पौधे ही हो गए जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषक कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और यहाँ पूछा गया है स्वपोषी पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन तो मनुष्य में होता है, जिसके कारण रक्त का रंग जो है हमारा लाल होता है, ठीक है, रक्त का जो कलर है वो लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन तो नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल, सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है। प्रैक्टिकल्स जब करे होंगे तो उसमें बहुत काम में लिया होगा। सेफ्रेनिन लाल रंग का होता है, लाइकोपिन अभी पड़ा था लाल रंग का होता है, टमाटर में होता है। तो यहाँ पे कौन बच गया? स्वपोषी पौधे, जितने भी पौधे हैं, पौधों का कलर किस कारण हरा होता है? क्योंकि उनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो भी बी लगा कर आया है वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, क्लोरोफिल इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। दो वर्णक प्रणाली का प्रमाण किसने दिया? Who provided evidence of two pigment system? दो वर्णक प्रणाली का जो प्रमाण है वो किसने दिया? एमरसन एवं उसके साथियों ने दिया, हिल एवं स्कारी स्ब्रिक ने दिया, केल्विन या बेंसन ने दिया, या हेच एंड स्लैक ने दिया? बताइए किसने दिया? तो एमरसन ए और उसके साथियों ने जो है 1950 में, एमरसन और उसके साथियों ने 1950 में दो वर्णक प्रणाली का प्रमाण दिया, ठीक है। एमरसन और उसके साथियों ने दो वर्णक प्रणाली का प्रमाण दिया था 1950 में, ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आनुवांशिक रूप से बोने पौधों को, आनुवांशिक रूप से बोने पौधे को सामान्य ऊंचाई का कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल था, जो मैंने एक दो दिन पहले जो मोस्ट क्वेश्चंस की क्लास ली थी उसमें ये क्वेश्चन भी पूरी तरह ये क्वेश्चन था और पेपर में छप के आ गया। अब तक आपको 5 से 7 क्वेश्चन उस क्लास में से मिल चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना, आनुवांशिक रूप से बोने पौधे का सामान्य ऊंचाई कैसे बनाया जा सकता है? हाउ कैन ए जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट बी मेड नॉर्मल इन हाइट? साइटोकाइनिन से, ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, इथाइलिन से? बताइए भाई किससे बनाया जा सकता है? तो जो भी सी जिब्रेलिन करके आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सी यानी जिब्रेलिन जो है वो आनुवांशिक रूप से बोने पौधे को सामान्य ऊंचाई का बना सकता है। बोने पौधे को सामान्य ऊंचाई का कौन बना देता है? जिब्रेलिन इसका आंसर होगा, ठीक है ना, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इसका आंसर कहलाता है। और ये क्या करता है जिब्रेलिन? भाई तने की लंबाई में वृद्धि कर देता है, पुष्पन की क्रिया करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करेगा, तने की लंबाई में वृद्धि करेगा, पौधों में पुष्पन करने का काम करता है, पुष्पन की क्रिया होती है, यानी पौधों पर पुष्पों का बनना, पौधों पर पुष्पों का खिलना पुष्पन कहलाता है। ये पुष्पन की क्रिया को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन इसका आंसर होगा, जो बोने पौधे को नॉर्मल साइज में बना देता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। पादप गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? विच apparatus डेमोन्स्ट्रेट्स इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लांट मूवमेंट? वृद्धिमापी, ऑक्जेनोमीटर, क्लाइनोस्टेट, सूक्ष्मदर्शी या पोटोमीटर? कौन सा है जो पादप गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखाता है? वृद्धिमापी, क्लाइनो, इसका आंसर होगा बी। जो बी करके आया है क्लाइनोस्टेट जो होता है एक तरह से एक यंत्र होता है जो पादप गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखाता है, ठीक है। कि पादप की गति जो है वो कैसे हो रही है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो रही है या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो रही है, उसका प्रभाव जो है पौधे पर ये क्लाइनोस्टेट दिखाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में तापानुवर्ती गति किसमें पाई जाती है? थर्मोट्रोफिक जो है, थर्मोट्रोफिक मूवमेंट इज फाउंड इन ड्रोसेरा। ये सारे प्लांट्स के नाम हैं, ये प्लांट्स के नाम है, ड्रोसेरा भी, हेलियंथस, ऑक्जेलिस या ट्यूलिप, ठीक है, ये सभी प्लांट्स के नाम हैं। तो जो तापानुवर्ती गति होती है वो किसमें पाई जाती है? बताइए, तापानुवर्ती गति जो होती है वो किसमें पाई जाती है?
डी ट्यूलिप। ट्यूलिप जो होता है उसमें तापानुवर्ती गति पाई जाती है, और ये तापानुवर्ती जो गति होती है एक तरह से उष्ण कटिबंधीय गति होती है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय गति कहलाती है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय गति कहलाती है। जो पौधे या पौधे के किसी भी भाग पर ऊष्मा के प्रति, ठीक है, ऊष्मा के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया देती है, तापानुवर्तन तापानुवर्ती गति कहलाती है, एक तरह की उष्ण कटिबंधीय गति कहलाती है। या कह सकते हैं कि ये क्या होती है, उष्ण उष्ण कटिबंधीय गति जो है वो क्या होती है, ये पौधे या पौधे के किसी भी हिस्से या किसी भी भाग पर ऊर्जा का या ऊष्मा के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया देने का काम करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ट्यूलिप, ठीक है, जो ज्यादातर हमारे भारत में कश्मीर में पाया जाता है ट्यूलिप, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। माइसोसा पुडिका छुई मुई में कौन सी गति होती है? विच मूवमेंट इज फाउंड इन माइमोसा पुडिका? थर्मोनेस्टिक गति होती है, नाइक्टिनेस्टिक गति होती है, फोटोनेस्टिक गति होती है, या सिस्मोनेस्टिक गति होती है? तो इसका आंसर होगा डी, जो बच्चा सिस्मो नेस्टिक गति है, इसका आंसर होगा डी लगाकर आया है, वो बिल्कुल ठीक है। एक तरह से भूकंपीय गति होती है ये, ठीक है, भूकंपीय 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 गति होती है, ठीक है। सिस्मोनास्टिक होती है, वो भूकंपीय गति होती है। छुई मुई का पौधा आप हम सभी ने देखा होगा, उसमें क्या होता है, कंपन होता है जब उस पर उसकी पत्तियों को या उसके किसी भाग को, ज्यादातर पत्तियां ही होती हैं, तो पत्तियों को जब छुई मुई की पत्तियों को छुआ जाता है तो वो कंपन करके एकदम से सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। सिकुड़ने का मतलब है कि उसमें भूकंपीय गति हुई है, भाई भूकंपीय गति हुई है और वो पूरी तरह से सिकुड़ गई है, ठीक है ना। तो सिस्मोनास्टिक इसका कारण आंसर होगा भूकंपीय गति। इसके बाद में आगे चलते हैं। जीर्णता में किस प्रकार की क्रिया होती है? जीर्णता का मतलब है एक तरह से एज बढ़ना, जीर्णता का मतलब है वृद्ध होना या एज बढ़ना। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग सेंसेंस? उपापचय मेटाबॉलिक, अपचय अनुत्क्रमणीय कैटाबॉलिक इरिवर्सिबल, उपचय उत्क्रमणीय एनाबॉलिक रिवर्सिबल, या अपचय उत्क्रमणीय कैटाबॉलिक रिवर्सिबल? बताइए। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये तो होती है कैटाबॉलिक। कोई नहीं, सही है, सही है, सॉरी सॉरी, सही है। बताइए जीनता में किस प्रकार की क्रिया होती है? विच टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग सेंसेंस? बताओ भाई। ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर बताओ। जीनता में, जीनता का मतलब है एक तरह से वृद्ध होना, बूढ़े होना, उसकी एज में वृद्धि होना जीनता है, ठीक है। वो क्या होती है, किस प्रकार की क्रिया होती है? अपचयी अनुत्क्रमणीय कैटाबोलिक इरिवर्सिबल जो है, इसका आंसर होगा जीर्णता में किस प्रकार की क्रिया होती है? अपचयी अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। जो बी लगाकर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं। तने की मोटाई में वृद्धि किसके कारण होती है? विच टिश्यू इंक्रीज गर्थ ऑफ स्टेम? वीडियो में बताया था आप सभी को, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या लेटरल मेरिस्टेम? विच टिश्यू इंक्रीज गर्थ ऑफ स्टेम? जो कौन सा तने की मोटाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, डी। ये सभी जो हैं जीवित टिश्यू होते हैं। पेरेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, कोरेनकाइमा हो गया, ये जो है ये प्लांट टिश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम ये एक तरह से विभजोतक, यानी पार्श्व विभजोतक, पार्श्व विभजोतक,
पार्श्व विभजोतक ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना। और ये तने की मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। इसके बाद में आगे पादप वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्लांट ग्रोथ? बताओ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, ऑक्सीजनोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। ये प्रकाश की गति को नापता है, प्रकाश की गति को नापता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये अम्लता और क्षारीयता, ठीक है, अम्लता और क्षारीयता को मापता है। ये तापमान को मापता है, तापमान। तो बताओ बचा कौन सा? ऑक्सीजनोमीटर, सी। ऑक्सीजनोमीटर यानी सी। सी जो है वो पादप वृद्धि मापने का यंत्र है, ठीक है ना भाई। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो प्रकाश की गति मापता है, पीएच अम्लता और क्षारीयता मापता है, थर्मामीटर तापमान मापता है, ऑक्सीजनोमीटर जो है वो पादप वृद्धि मापने वाला यंत्र कहलाता है, ठीक है। जो सी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। विलियन एब्सेसिशन से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? विच हार्मोन इज रिलेटेड विद एब्सिशन? एब्सिशन नाम से ही स्पष्ट है, देखो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। बताओ कौन सा जो है वो ये इस वर्ड एब्सिशन से मतलब संबंध रखता है? बताओ। ऑक्सीजन है ना, एबेसिक एसिड, हाँ एथिलीन या साइटोकाइनिन? बी हो जाएगा एबेसिक एसिड जो है, जिसको हम ABA, ठीक है, ABA भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो ABA भी होता है। वो एब्सिशन से संबंधित हार्मोन कहलाता है, ठीक है, एबेसिक एसिड। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। इसके बाद में ऑक्सीजन की प्रथम खोज किसने करी थी? बताइए। ऑक्सीजन की प्रथम खोज जो है वो किसने करी थी? बताइए। डार्विन ने, बेंट ने, कोगल ने या फिर स्मिथ ने? ऑक्सीजन जो है वो उसकी खोज किसने, प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? सर्वप्रथम, प्रथम बार किसने खोजा? तो ए जो डार्विन करके आया है। अगर किसी ने वेंट कर दिया है, ठीक है भाई, किसी ने अगर वेंट कर दिया है तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। वेंट जो है उसने वेंट ने भी ऑक्सीजन की खोज करी थी। वेंट ने भी 1926 में ऑक्सीजन की खोज करी थी, लेकिन सबसे पहली बार जो है ऑक्सीजन को किसने खोजा? डार्विन ने खोजा था। चार्ल्स डार्विन ने जो है वो ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम की थी, ठीक है। बेंट ने भी खोजा था इसको 1926 में, लेकिन उससे पहले कौन खोज चुका था? डार्विन जो है इसको ऑक्सीजन को खोज चुका था, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे चलते हैं। वसंतीकरण की क्रिया की हार्मोन किस हार्मोन से होता है? वसंतीकरण किस हार्मोन से होता है? वर्नलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय विच हार्मोन? प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। फ्लोरिजन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, वर्नलिन की वजह से होता है, जिब्रेलिन की वजह से होता है? बताओ। वसंतीकरण की जो क्रिया है वो किस हार्मोन की वजह से होती है? कौन सा ऑप्शन जो है वो वर्नलाइजेशन से संबंधित दिख रहा है? देख लो, सी वर्लिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से जो है वो वसंतीकरण यानी वर्नलाइजेशन की क्रिया होती है। वर्नेलिन हार्मोन, वर्नेलिन हार्मोन, ठीक है, वर्नेलिन। वर्नेलिन जो हार्मोन है उसकी वजह से वसंतीकरण की क्रिया हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण एंजाइम के रूप में भी करता है प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम के रूप में करता है जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण। इसके बाद में ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। संरचना प्रदान करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, संरचनात्मकता देता है हमारे शरीर को, संरचनात्मकता देता है, ठीक है ना, हमारे शरीर को प्रोटीन। भाई जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करता है, बिल्कुल ठीक है, एंजाइम के रूप में करता है। इसके बाद में हो गया ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के रूप में करता है, सही है। संरचना प्रदान करना यानी हमारे शरीर की जो है वो संरचना बनाने का काम करता है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा काम नहीं करता है? आपसे पूछा गया है कौन सा कार्य प्रोटीन जो है वो नहीं करता है, तो हो जाएगा आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण यानी स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये नहीं करता है, ठीक है ना। प्रोटीन जो है वो आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण नहीं करता है। जो सी लगाकर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आगे चलो। कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं? हमारे शरीर में
कितने प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं? बचपन से करते आए हो ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स? 11th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। 10, 20, 30 या 50 कितने प्रकार के वो अमीनो एसिड्स हैं हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनाता है? बताओ। जो 20 करके आए हैं बी, वो बिल्कुल ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो। एक ट्राइपेप्टाइड में क्या होता है? ए ट्राइपेप्टाइड हैज 3 अमीनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 अमीनो एसिड्स एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 अमीनो एसिड्स या 1 अमीनो एसिड क्या होते हैं? बताओ। एक ट्राइपेप्टाइड में क्या होता है? 3 अमीनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। एक जो ट्राइपेप्टाइड होता है उसमें 3 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और साथ ही साथ में 2 पेप्टाइड बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? विच इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर या शुगर? हाँ, क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना, ठीक है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो शरीर की संरचना बनाने का काम करता है, ठीक है। शरीर की संरचनात्मकता में काम आता है, संरचना बनाने का काम करता है। इस तो ये हो गया। और बाकी जो स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, शुगर हो गया, ये तीनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ही एक रूप होते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रोटीन इसका आंसर होगा। इनमें से कौन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है? स्टार्च है, फाइबर है, शुगर है, लेकिन प्रोटीन जो है वो खुद ब खुद एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन इसका आंसर हो गया। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? जनरल फॉर्मूला और कार्बोहाइड्रेट इज CH4, वो सॉरी C4H2ON नहीं, C6H2ON नहीं, CH2ON या CH2COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक हो गया। सी मूल अनुपाती सूत्र है ये कार्बोहाइड्रेट का मूल अनुपाती सूत्र हो गया CH2ON, ठीक है। ठीक, जहां पर N जो है वो हम 6 रख सकते हैं, N जो होता है वो 6 रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? C6H12O6, एक तरह से ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट ही होती है। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। तो CH2ON इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी। इसके बाद में आगे चलते हैं। ट्राइग्लिसराइड की संरचना क्या है? ये क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार दिख रहा है भाई, बड़ा सा स्टार दिख रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ 3 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, 2 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। ये तो भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता 2 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, क्योंकि नाम में ट्राई है। ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। ट्राई का मतलब है 3, तो ये ऑप्शंस तो बिल्कुल ही कट हो गया। इसके बाद में डी ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है 3 अमीनो एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमसे पूछी है ट्राइग्लिसराइड जो कि लिपिड की होती है, लिपिड से रिलेटेड है। ये ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो लिपिड से रिलेटेड होती है, जो हमसे पूछी गई है। तो आप बताएंगे कि ये 3 अमीनो एसिड प्रोटीन से रिलेटेड है, तो इसके मतलब है दो और बी और डी तो आंसर नहीं होगा। लेकिन स्टार इस वजह से इस क्वेश्चन पर लगा हुआ है, 3 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड या 3 फैटी एसिड प्लस 1 फास्फेट। फास्फेट भी नहीं होना चाहिए, फास्फेट भी इसमें नहीं होता है। जो ट्राइग्लिसराइड की संरचना होती है वो एक ट्राइग्लिसराइड की संरचना 1 ग्लिसरॉल प्लस में 3 फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। 3 फैटी एसिड, ठीक है, 3 फैटी एसिड से मिलकर बनती है।
जो ट्राइग्लिसराइड की संरचना होती है वो 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है हमें भाई 2 और 4, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये तो पूरी तरह गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया ट्राइग्लिसराइड की संरचना, तो हम इसमें 3 ग्लिसरॉल है, 1 फैटी एसिड है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ए भी। लेकिन 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 फॉस्फेट, या तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ये जो फॉस्फेट है ये गलती से यहाँ आ चुका है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो स्टार इसलिए लगाया है कि इसका सही आंसर जो है वो तो 1 ग्लिसरॉल प्लस में 3 फैटी एसिड्स जो है वो होगा। तो एक तरह से ये क्वेश्चन जो है या तो डिलीट होगा, यानी ये अमान्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है जो है। ठीक है, इसका आपको हो सकता है बोनस अंक भी मिल सके, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो इसमें से एक भी इसका आंसर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये फास्फेट जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, तो हो सकता है कि इसके आपको बोनस उत्तर मिल जाए। ठीक है, बोनस नंबर मिल जाए। सही आंसर तो 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड होता है। ठीक है, लगा आगे चलते हैं। संतृप्त गैसीय अम्लों में कार्बन कार्बन बंध कैसा होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन विच बॉन्ड? डबल होता है, सिंगल होता है, ट्रिपल होता है या नन? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? यानी दोहरा, एकल, या फिर इसमें हो जाएगा दोहरा, एकल, तृतीय, ट्रिपल हो जाएगा, या फिर नहीं, एक भी नहीं। बताओ ठीक है, क्या होता है इसमें? तो आंसर में आ जाएगा सिंगल। संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन कार्बन बंध एकल, सिंगल होता है। ठीक है, बी इसका उत्तर होगा, बी। इसके बाद में आगे चलते हैं। लिपिड्स के मूल घटक क्या क्या हैं? लिपिड्स के मूल घटक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स आर अमीनो अम्ल, ना, प्रोटीन के होते हैं ये, प्रोटीन के हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल जो हैं प्रोटीन के हैं। न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होते, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होते। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के हैं, कार्बोहाइड्रेट। बचा कौन? ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। बचा कौन? फैटी एसिड्स। जो भी सी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है, जो सी लगाकर आया है वो बिल्कुल ठीक है। लिपिड्स के मूल घटक क्या है? फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड जो है वो लिपिड के मूल घटक होते हैं। द्वितीयक मेटाबोलाइट के निर्माण का स्रोत क्या है? सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गए, डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, कार्बोहाइड्रेट। द्वितीयक मेटाबोलाइट जो होते हैं वो प्राथमिक मेटाबोलाइट्स जो हैं उनसे मिलकर बनते हैं। पहले प्राथमिक मेटाबोलाइट बनेंगे, उसके बाद में द्वितीयक मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, प्राइमरी मेटाबोलाइट से के बाद में जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्राथमिक मेटाबोलाइट्स उपापचय का जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद में द्वितीयक मेटाबोलाइट बनते हैं। ठीक है, ए हो गया। इसके बाद में द्वितीयक मेटाबोलाइट किसके स्रोत हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सोर्स ऑफ ड्रग, सुगंध, अभिरंजक या सभी। जो द्वितीयक मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किसके कह सकते हैं सोर्स होते हैं? ड्रग के होते हैं, सुगंध यानी फ्रेग्रेंस, डाइज यानी अभिरंजक, या सभी। वही रंग हो गए, ठीक है, सुगंध हो गई, ठीक है, दवाइयां हो गई, ठीक है, रंग, सुगंध, दवाइयां, इन सभी के वर्णक होते हैं डी। इन सभी के द्वितीयक मेटाबोलाइट्स जो हैं इन सभी के सोर्स होते हैं, सभी के। ठीक है ना, एक तरह से कह लो, हम इसको कह सकते हैं द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सोर्स ऑफ ड्रग्स, सुगंध और अभिरंजक। इसका डी जो है वो आंसर है। पारिस्थितिक
कार्यों को पूरा करते हैं। पारिस्थितिकी कार्यों को पूरा करते हैं। पारिस्थितिकी कार्यों को ये पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हो चुके हैं हमारे 50 क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिले हैं, जो कि हमने 2 पेपर से 2 दिन पहले जो क्लास ली थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें आपको देखने को ये मिलेंगे। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। आप इनके आधार पर पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और वो जो एक क्वेश्चंस है ट्राइग्लिसराइड वाला, हो सकता है उसका जो है उसको आपको बोनस उत्तर जो है वो प्राप्त, बोनस नंबर मिले। तो आशा करता हूँ आप सभी को मजा आया होगा। Thank you.